अप्रैल 1971, दिल्ली का साउथ ब्लॉक। कैबिनेट रूम के अंदर माहौल गर्म था। सीमा के उस पार ईस्ट पाकिस्तान जल रहा था। लाखों शरणार्थी भारत में घुस रहे थे और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अब इंतजार के मूड में नहीं थी। कमरे में बैठे जनरल्स और ब्यूरोक्रेट्स की नजर एक ही शख्स पर टिकी थी। साफ सुथरी यूनिफॉर्म, मजबूत जॉलाइन और आंखों में ऐसा कॉन्फिडेंस जैसे उसे आने वाला इतिहास पहले से पता हो। ये थे इंडियन आर्मी के चीफ सैम हॉर्मसजी फ्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ, जिन्हें दुनिया बाद में सैम बहादुर के नाम से जानेगी। इंदिरा गांधी ने पूछा, चीफ, क्या हम अभी पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं? कमरा खामोश हो गया। सबको उम्मीद थी कि आर्मी चीफ बोलेगा, यस मैम, वी आर रेडी। लेकिन सैम ने कहा, प्राइम मिनिस्टर, अगर आप अभी युद्ध शुरू करेंगी तो मैं आपको 100% हार की गारंटी देता हूं। एक जनरल अपनी ही प्रधानमंत्री को पूरे देश के सामने हार की गारंटी दे रहा था। अप्रैल 1914, ब्रिटिश इंडिया का अमृतसर। एक पारसी डॉक्टर के घर एक बेटे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है सैम हॉर्मसजी फ्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ। किसी ने नहीं सोचा था कि ये बच्चा एक दिन भारत का पहला फील्ड मार्शल बनेगा। सैम के पिता हॉर्मसजी एक डॉक्टर थे। मां हीराबाई एक पारसी गृहिणी, जिनकी सख्त लेकिन प्यार भरी परवरिश ने सैम की शख्सियत को गढ़ा। बचपन से ही सैम तेज दिमाग, शरारती और मजाकिया स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अमृतसर और बाद में नैनीताल के शरवुत कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित स्कूल में की, जहां से उनकी अंग्रेजी, अनुशासन और पब्लिक स्कूल स्टाइल, कॉन्फिडेंस की नींव पड़ी। सैम डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत उन्हें एक अलग रास्ते पर ले जा रही थी। जब ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय अफसरों के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून शुरू किया, तो सैम ने बिना हिचकिचाए आवेदन कर दिया। 1932 में वो आईएमए की पहली बैच में शामिल हुए और 1934 में पास आउट होकर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कमीशन पाए। कम उम्र में ही उनकी लीडरशिप और हास्य बुद्धि ने ब्रिटिश अफसरों और भारतीय जवानों दोनों को इम्प्रेस कर दिया। दुनिया दूसरी विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। जापान ब्रिटिश साम्राज्य को एशिया से खदेड़ रहा था। इसी दौरान सैम मानेकशॉ को बर्मा फ्रंट पर तैनात किया गया, 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के कंपनी कमांडर के तौर पर। 1942 बैटल ऑफ सितंग ब्रिज। जापानी सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी और ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस पीछे हट रही थी। हालात इतने खराब थे कि किसी को नहीं पता था कि कौन जिंदा बचेगा और कौन नहीं। इसी लड़ाई में सैम अपनी कंपनी को संभाले आगे बढ़ रहे थे। तभी जापानी मशीन गन ने उन पर फुल मैगजीन खाली कर दी। गोलियां उनके पेट और सीने में घुस गई। साथियों ने सोचा, अब सैम बच नहीं पाएंगे। उन्हें स्ट्रेचर पर डालकर फील्ड एम्बुलेंस तक ले जाया गया। डॉक्टर ने जब हालत देखी तो ठंडे स्वर में बोला, होपलेस केस, ये नहीं बचेगा। लेकिन सैम थे। उन्होंने डॉक्टर से मजाक किया, नथिंग हैपेंड टू मी डॉक्टर, आई वॉज मियरली किक्ड बाय म्यूल। यानी डॉक्टर, कुछ नहीं हुआ, बस एक खच्चर ने लात मार दी है। ये वही सैम थे जिन्हें उनके कमांडर मेजर जनरल डेविड कावन ने उनकी बहादुरी के लिए अपना ही मिलिट्री क्रॉस मेडल उनकी मौत मानकर सीने पर पिन कर दिया, ये सोचकर कि शायद वो रात नहीं गुजारेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऑपरेशन हुआ, गोलियां निकाली गई और सबको गलत साबित करते हुए सैम बच गए। कोई डॉक्टर, कोई जनरल, किसी ने नहीं सोचा था कि ये मरा हुआ समझा गया अफसर एक दिन पाकिस्तान को घुटनों पर ला देगा। 1947 में भारत आजाद हुआ। देश बंट गया खून खराबे के बीच। लाखों लोग उजड़ गए। इसी दौर में एक तरफ हमारे नेता संविधान और राजनीति में उलझे थे, तो दूसरी तरफ सैम जैसे अफसर जमीन पर हालात संभाल रहे थे। कश्मीर का सवाल, सीमा पर झड़पें और बंटवारे के बाद सेना का बंटवारा,
ये सब चुनौतियां एक नए देश की फौज के सामने थी। सैम ने इन शुरुआती सालों में कई अहम स्टाफ और कमांड पोस्ट पर काम किया और धीरे धीरे एक ऐसे ऑफिसर के रूप में पहचाने जाने लगे जो सीधी बात करता है, सच बोलता है और किसी से नहीं डरता। एक अफसर के तौर पर उनकी फिलॉसफी साफ थी। सोल्जर की लॉयल्टी किसी राजनेता से नहीं, राष्ट्र से होती है। यही सोच आगे चलकर 1971 में उनके हर फैसले में दिखने वाली थी। 1962 में चीन के साथ युद्ध में भारत को करारी हार झेलनी पड़ी। खराब तैयारी, राजनीतिक दखलंदाजी और कमजोर लीडरशिप ने भारतीय सेना का मनोबल तोड़कर रख दिया। इस दौर में सैम अलग अलग कमांड और स्टाफ रोल्स में रहे और उन्होंने एक बात साफ देखी, अगर सेना को प्रोफेशनल आजादी नहीं मिली, अगर उसे तैयार होने का वक्त और संसाधन नहीं मिले, तो कोई भी देश कितने भी देशभक्ति के नारे लगा ले, युद्ध नहीं जीत सकता। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारतीय सेना ने बहादुरी दिखाई, लेकिन सिस्टम की कमियां साफ नजर आई। ये सबक सैम के दिमाग में गहरे बैठ गए और जब 1969 में उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया, तब उनके पास साफ विजन था। प्रोफेशनल आर्मी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से ऊपर। 1971 की कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, ये कहानी है लाखों बेगुनाहों की चीखों की। ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर नरसंहार शुरू कर दिया। लाखों बंगाली, हिंदू और मुसलमान दोनों भारत की तरफ भागने लगे। भारत के बॉर्डर पर रिफ्यूजी कैंप्स भर गए, अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ा, सामाजिक तनाव बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी। इंदिरा गांधी पर अंदर और बाहर दोनों तरफ से प्रेशर था। युद्ध करो या देखो कैसे इंसानियत मरती है। लेकिन युद्ध सिर्फ गुस्से से नहीं जीते जाते, दिमाग से जीते जाते हैं। और यही से एंट्री होती है सैम बहादुर की। अप्रैल 1971, कैबिनेट मीटिंग। इंदिरा गांधी ने सैम से पूछा, अगर मैं अभी आपको आदेश दूं तो क्या आप पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं? आप सोचिए, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चाह रहा था अभी युद्ध करो। मीडिया, जनता, विपक्ष, सबकी नजरें एक जवाब पर टिकी थी। लेकिन सैम ने कहा, प्राइम मिनिस्टर, नो, अगर आप अभी युद्ध करती हैं तो मैं आपको 100% हार की गारंटी देता हूं। सैम ने आगे समझाया, अभी हमारी फसल खेतों में खड़ी है, मानसून आने वाला है, टैंक कीचड़ में धंस जाएंगे, पहाड़ों पर बर्फ नहीं जमी, चाइना सक्रिय हो सकता है। सेना को तैयारी, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए वक्त चाहिए। और फिर उन्होंने वो लाइन बोली जो आज भी इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री का क्लासिक कोट मानी जाती है, आप मुझे मत बताइए कि युद्ध कब करना है, आप सिर्फ ये बताइए कि राजनीतिक लक्ष्य क्या है, युद्ध कैसे जीतना है, ये मुझ पर छोड़ दीजिए। इंदिरा गांधी ने सुना, सोचा और एक दुर्लभ उदाहरण पेश किया। उन्होंने अपने जनरल की बात मानी। यही फैसला आगे चलकर बांग्लादेश की आजादी और भारत की सबसे तेज जीत की नींव बना। अप्रैल से दिसंबर 1971 तक भारत में बाहर से लोग सोच रहे थे, सरकार चुप क्यों है? लेकिन पर्दे के पीछे सैम बहादुर एक ऐसी बिसात बिछा रहे थे जिसका हर मोहरा सोचा समझा था। उन्होंने ईस्टर्न कमांड से लेकर नॉर्दर्न, वेस्टर्न हर कमांड के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाया। लॉजिस्टिक चेन सुधारी, सड़कों और ब्रिजेज की तैयारियां हुई, गोला बारूद और फ्यूल के स्टॉक बनाए गए। उन्होंने सेना से साफ कहा, जब युद्ध होगा वो हमारी शर्तों पर होगा, दुश्मन की नहीं। ये लाइन सिर्फ खोखली नहीं थी, ये एक प्रोफेशनल सोल्जर की प्लानिंग का निचोड़ थी। 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरफील्ड्स पर अचानक हमला कर दिया। ठीक वैसा ही प्लान जिसे उन्होंने 1965 में ऑपरेशन गिब्रल्टर और ग्रैंड स्लैम के जरिए सोचा था। लेकिन इस बार हालात अलग थे। सैम और उनकी टीम तैयार थी। पाकिस्तान के पहले हमले ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोरल हाई ग्राउंड दे दिया। अब इंडिया
ऑफिशियली सेल्फ डिफेंस में जवाब दे रहा था। इसी रात भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फुल स्केल वॉर शुरू कर दिया। वेस्ट में भी, ईस्ट में भी, और ईस्ट पाकिस्तान में सैम बहादुर की असली रणनीति सामने आई। सामान्य सोच ये होती, पहले बॉर्डर टाउन्स जीत लो, फिर अंदर बढ़ो। लेकिन सैम ने कहा, नो, हम ढाका पर फोकस करेंगे। दुश्मन का दिल निकालो, शरीर अपने आप गिर जाएगा। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ने मिलकर एक लाइटनिंग कैंपेन शुरू किया। जमीन से फौजें 4-5 दिशाओं से ढाका की तरफ बढ़ी। हवा से इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की सप्लाई लाइन काट दी। समुद्र में इंडियन नेवी ने बे ऑफ बंगाल में पाकिस्तानी शिप्स को जकड़ लिया। पाकिस्तान आर्मी, जो ईस्ट में पूरी तरह से वेस्ट पर डिपेंड थी, अचानक कट ऑफ हो गई। मनोबल गिरने लगा, कमांड स्ट्रक्चर टूटने लगा। लेकिन असली वार बंदूक से नहीं हुआ, माइक्रोफोन से हुआ। इंडियन साइड से मैसेजेस और साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस चलाए गए। पाकिस्तानी ट्रूप से कहा गया, तुम घिर चुके हो, लड़ोगे तो मरोगे, सरेंडर करोगे तो जान बच सकती है। 16 दिसंबर 1971, ढाका, लाखों की भीड़, दुनिया का मीडिया और एक टेबल जिस पर रखे कागज पर कुछ सिग्नेचर। इतिहास के पन्ने हमेशा के लिए बदलने वाले थे। पाकिस्तान ईस्टर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने भारतीय कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. अरोरा के सामने आधिकारिक तौर पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन किए। करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। दुनिया ने टीवी स्क्रीन पर देखा, एक नया देश जन्म ले रहा है, बांग्लादेश। 1973 में भारतीय इतिहास में पहली बार किसी अफसर को फील्ड मार्शल की रैंक दी गई, और वो थे सैम मानेकशॉ। ये रैंक जिंदगी भर के लिए होती है, सिंबॉलिक भी, ऑनरेबल भी। लेकिन हर महान सैनिक की कहानी की तरह यहां भी एक कड़वा सच था। सियासत और सिस्टम अपने नायकों के साथ हमेशा न्याय नहीं करते। फील्ड मार्शल की पेंशन, प्रोटोकॉल और सुविधाओं को लेकर सालों तक खींचातानी चलती रही। उन्हें वो फाइनेंशियल और सेरेमोनियल रिकॉग्निशन देर से मिली जितनी जल्दी मिलनी चाहिए थी। फिर भी सैम ने कभी पब्लिकली शिकायत नहीं की। उनकी एक लाइन बहुत मशहूर है, इफ अ मैन सेज ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, ही इज ईदर लाइंग और ही इज अ गोरखा। उनके लिए रैंक से ज्यादा इंपॉर्टेंट था फौजी का मरैल। वो साफ कहते थे, सोल्जर का पहला काम है आदेश मानना, लेकिन लीडर का पहला काम है सही आदेश देना। यही मोरल करेज उन्हें बाकी जनरल से अलग बनाती है। रिटायरमेंट के बाद सैम ने तमिलनाडु के वेलिंगटन के पास कूनूर में बसने का फैसला किया। वो शांत जिंदगी जीते रहे, फिर भी जो इंसान एक पूरा देश बदलने में मदद कर चुका हो, उसके लिए चुप्पी भी एक तरह का मेडिटेशन बन जाती है। 27 जून 2008, 94 साल की उम्र में सैम बहादुर ने आखिरी सांस ली। एक पारसी लड़का अमृतसर में जन्मा, वर्ल्ड वॉर 2 में 9 गोलियां खाकर भी जिंदा बचा, नए इंडिया की सेना को शेप दिया और 1971 में सिर्फ 13 दिन में एक नया देश बनाकर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। लेकिन सैम मानेकशॉ की कहानी सिर्फ वीरता की नहीं, ये कहानी है और उस लीडर की जो सच बोलने से नहीं डरता, चाहे सामने प्राइम मिनिस्टर ही बैठी हो। आज जब हम नेशनलिज्म, वॉर और पावर की बातें करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि 1971 की जीत सिर्फ इमोशन से नहीं, बल्कि एक जनरल की ईमानदार सलाह, सही टाइमिंग और निर्भीक लीडरशिप से मिली थी। ये कहानी सिर्फ सैम बहादुर की नहीं, ये एक सवाल है हम सब के लिए। क्या आज भी हम ऐसे लीडर्स को सुनने की हिम्मत रखते हैं जो हमें सोने के सपने नहीं बल्कि सच्चाई का आईना दिखाते हैं?